जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MB GK GS में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया, इसलिए मैं आप सभी के लिए क्यूज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों यकीन मानिए कि 1 महीना के अंदर अंदर पूरा लुसेंट खत्म हो जाएगा और हो सकता है तो टाइम मिलेगा तो दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो दोस्तों GK GS कि क्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों क्यूज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। होमवर्क जो है दोस्तों पहले हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, वहां से आप जाकर के जो है होमवर्क को पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होमवर्क में मिला था दोस्तों आधुनिक भारत और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो पहले हम प्राचीन इतिहास के स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास में दोस्तों होमवर्क मिला था अरबी और रोमन लेखक। अरबी और रोमन लेखक। यहाँ दोस्तों हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो इसमें से पहला जो अरबी लेखक था टेसियस था। टेसियस था। जो टेसियस था दोस्तों ये ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। ईरान का राजवेद था। राजवेद। अब राजवेद हम उसको बोलते हैं, अभी के जमाना में डॉक्टर होता है, उस टाइम में इलाज करने वाला को राजवेद बोला जाता था। ये जो है ईरान का था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेसियस जो था किस देश का था, तो हो जाएगा ईरान का। उसके बाद आया हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों बताना है कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हेरोडोटस ने लिखा था। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आया है। अब हेरोडोटस मतलब हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के बीच संबंध में बताया गया है। भारत और फारस के बीच संबंध बतलाया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है मेगास्थनीज। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद आता है दोस्तों मेगास्थनीज। तो बताना दोस्तों मेगा जो स्थनीज था किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? दरबार में था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम है इंडिका। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों
सिकंदर भारत आया था। कौन आया था? सिकंदर। सिकंदर। अब सिकंदर के साथ कौन कौन सा कवि भारत आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला कवि था निर्याकस, निर्याकस आनेक्रिटस, आनेक्रिटस। और एक बार आया था दोस्तों जिसका नाम था जिसका नाम था आरी एस्टोबुलस, आरी एस्टोबुलस। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो दोस्तों ये 3 गो ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा कोई अलग, तो उसका सही आंसर हो जाएगा। जो अलग देगा ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों भारत आया था डायमेकस, डायमेकस। डायमेकस जो था सीरिया नरेश अंत्योनिकस का राजदूत था। किसका दूत था? सीरिया नरेश अंत्योनेकस का राजदूत था। मेगास्थनीज के बाद आया था दोस्तों डायमेकस, डायमेकस। डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योनिकस का राजदूत था, राजदूत था। ये जो था दोस्तों भारत में, बताओ डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद एक दो पुस्तक है दोस्तों जो अरबी लेखक ने लिखा था, जैसे हो सकता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ये बताना भारत का भूगोल किसने लिखा था? भारत का भूगोल किसने लिखा? भारत का भूगोल किसने लिखा था? टोलमी। एक और पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, इसका लेखक था प्लिनी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब भारत आने वाला चीनी लेखक, चीनी लेखक आने वाला है हैंसोंग। हैंसोंग जो था, हैंसोंग किसके शासनकाल में आया था? हैंसोंग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था। ये दोस्तों 629 ईस्वी में आया था। 629 ईस्वी में। 1 साल की यात्रा करने के बाद कपासी में पहुंचा। भारत कौन सा जगह पहुंचा? कपासी में पहुंचा था। कहां पहुंचा? कपासी में पहुंचा। इसने दोस्तों टोटल 138 देशों को यात्रा किया था। 138 देश का यात्रा किया। इसलिए इसे
यात्राओं को राजकुमार कहा जाता है। हैंसोंग को यात्राओं को राजकुमार कहा जाता है। यात्राओं का राजकुमार कहा जाता है। आगे है कि हैंसोंग जो है बाहर जो आए थे, बौद्ध जितना भी ग्रंथ था उसको अध्ययन करने के लिए आया था। तो हैंसोंग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में जाके बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है किसके लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दार्शनिक के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दार्शनिक के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध दार्शनिक के लिए प्रसिद्ध है। जब हैंसोंग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे थे तो उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? कुलपति कौन था? तो उस टाइम जो कुलपति था शिलभद्र था। शिलभद्र था। और कहा जाता है हैंसोंग जो थे बौद्ध मूर्ति के पूजा के साथ साथ शिव और सूर्य देवता को भी पूजा करते थे। शिव और सूर्य देवता को भी पूजा करते थे। इसके आगे है हर्षवर्धन जो थे भारत में टोटल 15 वर्ष रहे। भारत में टोटल 15 वर्ष रहे और ये 645 में फिर अपना चाइना वापस लौट गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे है फाहियान। फाहियान पहले आया था। फाहियान चीनी व्यक्ति मतलब चीनी कभी पहला था जिसने भारत आया था। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और फाहियान जो था दोस्तों इसने मध्य प्रदेश के जनता को खुश और समृद्ध बताया। क्या बताया? खुश और समृद्ध बताया। एग्जाम के व्यू से यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही चर्चा करेंगे, बाकी बात कुछ करना है। उसके बाद आता है दोस्तों अरबी लेखक। अरबी लेखक में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो बताना इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को को रहने वाला था। इब्न बतूता भारत कब आया था?
भारत कब आया था? 1333 में आया था। 1333 में आया था। जिस टाइम इब्न बतूता भारत आया था उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जब ये इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रभावित होकर के उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है रेहला। ठीक है, रेहला। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इब्न बतूता जो एक पुस्तक लिखा था उसका नाम है रेहला। रेहला पुस्तक। ठीक है, उसके बाद आता है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी जो थे दोस्तों महमूद गजनवी के काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासन काल में आया था। इसने पुस्तक लिखा था किताब ए उल हिंद या ताकीक अल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखा था दोस्तों। इसका हिंदी में होता है भारत की खोज। भारत की खोज। एग्जाम के व्यू से यही सब पॉइंट जो है इंपोर्टेंट है। ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है पुरातात्विक साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पुरातात्विक साक्ष्य का पिता किसे कहा जाता है? पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? पुरातात्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत जो है भारतवर्ष का पहला बार उल्लेख कहाँ मिला है? भारत वर्ष का पहला जिक्र कहाँ किया गया है दोस्तों? तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। कहाँ किया गया? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। उसके बाद कुछ अभिलेख आता है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आता है दोस्तों सोगौरा अभिलेख। सोगौरा अभिलेख। सोगौरा अभिलेख में पहली बार दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि अकाल छा जाना। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल छा जाना। अकाल छा जाना। इसमें पहली बार खाद्यान्न को संकट से बचाने के लिए उपाय बताया गया है।
खाद्यान्न को संकट से बचाने के लिए उपाय बताया गया है। उसके बाद आता है एरन अभिलेख। एरन लेख। एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का जिक्र मिलता है। एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का जिक्र मिलता है। सती प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा औरत जिसका पति मर गया हो, ठीक है, और उसको आग में अपने आप को अंतिम संस्कार करना है। औरत जो है मतलब कि जो जीवित औरत रहती है उसको आग में दहन करना है, वो भी राजा के इजाजत लेकर के। उसके बाद आता है भित्री अभिलेख। भित्री स्तंभ। भित्री स्तंभ अभिलेख। भित्री स्तंभ अभिलेख में पहली बार हुर्ण का आक्रमण का जिक्र किया गया। पहली बार हुर्ण आक्रमण का जिक्र किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा वही है जो लूसेंट में दिया गया, उसी के लिए लूसेंट से लूसेंट एक ऐसा बुक है जो जिसमें जीके जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, इसमें रेशम बुन के श्रेणी का जिक्र किया गया है। रेशम बुनकर श्रेणी का जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों बुर्ज होम। बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है नौपसान कालीन स्थल है। नौपसान कालीन। नौपसान कालीन स्थल है। इसमें दोस्तों गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का साक्ष्य मिला। गर्तावास का मतलब कि धरती के नीचे गड्ढा करके घर बनाया हो। धरती के नीचे गड्ढा करके घर बनाया गया और इसमें गड्ढा में उतरने के लिए सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। और पहली बार दोस्तों बुर्ज होम से ही मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ साक्ष्य, कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आता है सिक्का। सिक्का। सिक्का को प्राचीन में आहत कहा जाता है। आहत। सिक्का को प्राचीन में आहत कहा जाता है और उसे साहित्य में कासान कहा जाता है। साहित्य में कासान कहा जाता है। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास खत्म हो गया है। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। आगे चल रहा था दोस्तों मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत या इतिहास। इतिहास इसमें चल रहा था गुलाब वंश खत्म हो गया था और चल रहा था खिलजी वंश।
खिलजी वंश। तो बताना है खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला था? 1290 से 1320 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? फिरोज खिलजी। फिरोज, उसी का पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने दोस्तों खिलजी जो है राजगद्दी पर कब बैठा? दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर कब बैठा? सुल्तान कब बना? सुल्तान कब बना? तो बना था 1290 में। अब बताना है फिरोज खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? फिरोज खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी जो था कहाँ बनाया था? किलो खरी। किलो खरी। अब बताना है फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया था? हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अलाउद्दीन खिलजी। बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान कब बना? सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बना था 1296 में। ठीक है, अब बताना, अब पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सा कार्य किया था। तो बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर को बढ़ा के कितना कर दिया था? भू राजस्व कर को बढ़ा के कितना किया था? तो 1/2 कर दिया था। उसके बाद बताना है खम्स। खम्स हम उसको कहते हैं जो लूट के लाए गए धन हो। तो बताना है खम्स का धन जो था उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? तो 1/4 से बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो जितना बताया गया आप सभी को समझ में आ गया होगा। बोलेगा इधर से तब न जानेगा ठीक हो रहा है, तुम इधर चुपचाप होने पड़ेंगे। ये सर ना क्वेश्चन बोलो। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया था। तो बताना अस्थाई सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने का प्रथा, घोड़ा दागने का प्रथा। आगे बताना है अस्थाई सेना का गठन हो गया, घोड़ा दागने का प्रथा हो गया था। और बताना है सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा, सैनिक के हुलिया लिखने का प्रथा। सैनिक के हुलिया लिखने का प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। आगे बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। मूल नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों द्वारा कम तोले गए वजन को रोकने के लिए उसने व्यापारियों के शरीर के मांस को काट लिया जाता था। ठीक है, काट देने का आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीज का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बताना है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई
दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा को इस्लामिक धर्म का रत्न कहा जाता है। इस्लामिक धर्म का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। ठीक है, आगे जमायते खाना का भी निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जमायते खाना का ताउस का क्या था? शाहजहां। ठीक है, जमायते खाना का भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दोस्तों सीरी का किला, सीरी का किला का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने नए कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कितने नए कर लगाया था? हाँ, कितने कर लगाया था? कितने नए कर लगाया था? 2 गो। कौन कौन से लगाया था? पहला चराई कर, दूसरा गढ़ कर, कराई कर जो है किस पे लगाया था दोस्तों? दुधारू पशु पर लगाया था। ठीक है, दुधारू पशु पर। और गढ़ कर जो है ये किस पे लगाया था? गढ़ कर किस पे लगाया था? गढ़ कर जो था झोपड़ी और महल पर लगाया था। ठीक है, झोपड़ी और मकान पर लगाया था। उसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद मुबारक खिलजी आता है। शासन करता है मुबारक खिलजी। इसका मृत्यु खिलजी मतलब खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जो हुआ था 1316 में हो गया था। इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने खलीफा का पद धारण किया था। और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि नग्न स्त्री और पुरुष का संगत पसंद था। ये कभी कभी दरबार में मुबारक खिलजी जो है कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर घुमा करता था। और वर्णी के अनुसार ये इतना नीच था कि दरबारियों के बीच में नंगा आ जाता था कभी कभी। ठीक है दोस्तों, कि अब खिलजी वंश में यही सब इंपोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने पहली बार, बताना है किसने पहली बार सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाया है? किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सिंचाई के लिए, कृषि सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक। बताना है दौलताबाद का निर्माण करवाया था। हीरो बताओ इधर। दौलताबाद का स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने दौलताबाद का स्थापना किया था। दौलताबाद नगर का स्थापना किया था। तो बताना कहाँ किया था? दौलताबाद कहाँ किया था? दिल्ली में समीप एक पहाड़ी है। ठीक है, वो पहाड़ी पर करवाया था। ये जो था रोमन शैली में करवाया था। कौन सा शैली में? रोमन शैली में करवाया था। ऐसे आगे जाकर के इसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 56 कोट। दौलताबाद को आगे जाके 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट के नाम से जाना जाता है। आगे क्या हुआ दोस्तों, जब ये गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बंगाल के अभियान में जा रहा था, तो बताना है किसके द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल से दबकर उसका मृत्यु हो गया था?
जल्दी बताओ। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान के लिए गया था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है वहां गया था मतलब बंगाल के अभियान के लिए, तो किसके द्वारा बनाया गया लकड़ी के महल से दबकर उसका मृत्यु हो गया था? तो हुआ था उगुल खां या जुना खां? उगुल खां, उलूग खां या जुना खां? उलूग खां दिया था उसको उपाधि, बलवन को नासुद्दीन ने दिया था, ठीक ने। और इसका मृत्यु जो हुआ था 1325 में हो गया था। कब हुआ था मृत्यु? मृत्यु जो हुआ था 1325 में हो गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मतलब कि पूर्व नाम था उलूग खां या फिर जुना खां, इसके द्वारा बनाया गया महल, लकड़ी जो महल था उससे दब करके इसका मृत्यु हो गया था। आगे शासक बनता है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित, पढ़ा लिखा और विद्वान शासक यही था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, मध्यकालीन का जो होमवर्क था खत्म हो गया, अब चलते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत, ये बताना है कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था? 4-6 से 4-17। कर्नाटक के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। ये युद्ध जो था किसके लिए, मतलब किसके उत्तराधार के लिए युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधार के लिए युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापल की संधि। एला सापल की संधि कब हुआ था? 1748 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब से कब चला था? 1749 से 1754। ये जो युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि के तहत हुआ था? पांडुचेरी संधि। पांडुचेरी की संधि से। ये जो पांडुचेरी की संधि हुआ था कब हुआ था? 1755 में हुआ था। कब हुआ था? 55 में। उसके बाद कर्नाटक के तृतीय युद्ध। कर्नाटक के तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध जो था कब से कब तक चला था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक चला था? तीसरा युद्ध, हाँ, कब से कब तक चला था? 1756 से 1763। ये जो युद्ध हुआ था ये पेरिस के संधि के तहत खत्म हुआ था। किस संधि? पेरिस के संधि। पेरिस की संधि कब हुआ था? 1763 में। उसके बाद होता है दोस्तों 1760 में वांडीवासा का युद्ध। 1760 में वांडीवासा का युद्ध। वांडीवासा का युद्ध। वांडीवासा का युद्ध। वांडीवासा का युद्ध बताना है कब से कब तक, मतलब कब चला था? कब हुआ था? 1760 में। किनके किनके बीच हुआ था? फ्रांस और अंग्रेज के बीच। अब बताना अंग्रेज का सेनापति कौन था? आयरकुट था अंग्रेज का सेनापति। आयरकुट था। और बताना है फ्रांस का सेनापति कौन था? फ्रांस का सेनापति कौन था? लाली था। ठीक है, लाली था। अब बताना है
कि बंडीवासा के युद्ध में किसकी विजय हुआ था और किसकी हार हुआ था? फ्रांस को जो था हार हुआ था। हार हुआ था, अंग्रेज को जीत हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस जो है बुरी तरह से हारा था। और 1761 में अंग्रेज ने कौन सा शहर को छीन लिया था, कौन सा स्थान को छीन लिया था फ्रांस से? ठीक है, वो सप्तवर्षीय युद्ध में हुआ था। ये हुआ था, पांडिचेरी को छीन लिया था। पांडिचेरी को छीन लिया था, छीन लिया था। तो ये आगे चलते हैं। बंगाल पर अंग्रेज का अभियान। बंगाल पर अंग्रेज का अभियान। बंगाल पर अंग्रेज का अभियान। बताना है बंगाल का संस्थापक कौन है? बंगाल का संस्थापक कौन है? बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खां। आगे बताना है मुर्शिद कुली खां जो था अपना राजधानी कहां से कहां बनाया था? मुर्शिद कुली खां अपना राजधानी कहां से स्थानांतरित करके कहां बनाया था? तो बंगाल का पहला राजधानी कहां था? ढाका था। ढाका से ये कहां बनाया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बनाया था। ठीक है, और कौन सी कर रहा है तुम सब? बोलिए ढाका से मुर्शिदाबाद। कहां बनाया था? मुर्शिदाबाद बनाया था। अब बताना है क्या ये बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां क्या मुगलों को कर भेजता था कि नहीं भेजता था? बंद कर दिया था। ये जो है नियमित रूप से कर भेजता था। मुगल को नियमित रूप से क्या भेजता था? कर भेजता था। आगे बताना है इसके बाद मुख्य पॉइंट है गिरैया का युद्ध। गिरैया का युद्ध ये कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। 1740 ईस्वी में। अब गिरैया का युद्ध जो हुआ था दोस्तों किन के बीच हुआ था? गिरैया का युद्ध। आगे देखना गिरैया का युद्ध जो हुआ था किन के बीच हुआ था? सरफराज खान और अली वर्दी खां के बीच हुआ था। अली वर्दी खां के बीच हुआ था। आगे बताना है ये जो सरफराज खान था कहाँ का नवाब था? सरफराज खान जो था कहाँ का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का ऐसा जी इसका नाती था। नवाब था। उसके बाद बताना है ये जो गिरैया की युद्ध जो हो रहा था उस टाइम अली वर्दी खां कहाँ का सूबेदार था? तो बिहार का सूबेदार था। कहाँ का था? बिहार का सूबेदार था। उसके बाद क्या हुआ? इसको पराजित किया और बंगाल का नवाब कौन बन गया? अली वर्दी खां बन गया था। और अली वर्दी खां जो था नहीं सही सरफराज खान नहीं। ठीक है, सरफराज सही है। अली वर्दी खान जो था इसको हराने के बाद ये बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया।
नवाब बन गया था। और ये नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, मुगलों को किलाबंदी भी मना कर दिया, मुगलों को कर देना बंद, किलाबंदी का मना किया था सिराजुद्दौला। मुगलों को कर देना बंद, कर देना कर देना बंद कर दिया था। और इस टाइम बंगाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद बंगाल का नवाब बनता शुजाउद्दौला। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के शासन काल में ही 20 जून 1756 को कालकोटली त्रासदी की घटना घटा था। कालकोटली त्रासदी, ब्लैक होल त्रासदी, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल। इसके अनुसार एगो था वहां के कवि जिसका नाम था होलबेल। इसके अनुसार बताया जाता है कि एक छोटा सा कमरा था। इस छोटा सा कमरा में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया था। छोटा सा कमरा में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया। जब सुबह इसको कमरा खोला गया था तो उसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज ही जीवित रहा था। यही घटना को ब्लैक होल या कालकोटली त्रासदी कहा जाता है। ये घटना जो घटा था सिराजुद्दौला के शासन काल में घटा था दोस्तों। आगे हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये जो हुआ था 23 जून 1757 हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, बंगाल के नवाब बंगाल का नवाब और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज के बीच हुआ था। अब बताना है अंग्रेज जब ये प्लासी का युद्ध हो रहा था उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। 1757 प्लासी का युद्ध, सॉरी यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला नवाब था। अंग्रेज के सेनापति कौन था? सेनापति, तो अंग्रेज के सेनापति कौन था? हेक्टर नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। अब बताना है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, तो बंगाल का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? जिसका होगा मीर जाफर। मीर जाफर। अब समझना है ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध नहीं था, एक साजिश था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे करके इसको युद्ध में हरा दिया था। और इसमें दो हिंदू शासक था जिसने खून वीरता से लड़ा था, जिसका नाम था मीर मदन और एक था मोहन लाल। ये दोनों जो था दोस्तों युद्ध करते शहीद हो गए थे, यानी कि मारा गया था। ठीक है,
और ये जो युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था अलीपुर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अलीपुर के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, अलीपुर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। संधि की समाप्ति हुआ था, संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। इसको मारिएगा ना। सैदुल्ला को मारा कौन पता है? मीर कासिम का बेटा मारा था, आदेश दिया था मीर कासिम को जाके। मीर जाफर का बेटा मारा था। ठीक है, सैदुल्ला को आदेश दिया कि जाकर उसको मार दो। भाग रहा था वो अपना राजधानी, तो उसको इशारा किया मीर जाफर को उसका नाम बता सकता है? मीर जाफर का पुत्र। उसके बाद आया मीरन था सर जी, मीरन आया मीरन। उसके बाद आया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर जो है बिहार में पड़ता। कहाँ पड़ता है? आरा के बाद बक्सर बिहार में पड़ता है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था भारत का संयुक्त सेना और भारत का संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच हुआ था। 64 में बोल ना, अंग्रेज के बीच। तो बताना है अंग्रेज बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। आगे बताना है, देखो इधर भारत का संयुक्त सेना में 3 आता है। ठीक है, कौन कौन आता है? 3 आता है। एक आता है, इधर देखो ना, एक आता है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। एक आता है अवध का नवाब, अवध नवाब। एक आता है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। आगे देखना है यहाँ पे बंगाल का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला नहीं, बंगाल का नवाब था मीर कासिम था। मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। और अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ये घटना 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था भारत के संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था और भारत के संयुक्त सेना की तरफ से बंगाल के नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुआ है। किसका विजय हुआ है? अंग्रेज का विजय हुआ है। और भारत के संयुक्त सेना क्या हुआ है? हार हुआ है। हार हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये जो बक्सर का युद्ध जो होता है किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त होता है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ है? 1765 में। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। उसके बाद आता है अंग्रेज का मैसूर पर अभियान। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आगे आता है मैसूर। मैसूर पर अंग्रेज का अभियान। तो बताना है मैसूर के गद्दी पर
हैदर अली कब बैठा? 1761 में। मैसूर के गद्दी पर कब बैठा था? और बताना है हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 1782 में। मैसूर के द्वितीय युद्ध में हुआ था। मैसूर के द्वितीय युद्ध में हुआ था। उसके बाद 1787 में, देखो यहाँ पे, और इधर देखो ने 1787 में इसका पुत्र जिसका नाम था टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र का क्या नाम है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? अपनी राजधानी 1787 में कहा बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में। कहा बनाया था? राजधानी कहा बनाया था? राजधानी कहा बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है। और ये श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान। सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और ये दोस्तों, ये फ्रांस में एक दल था, जैकोबिन दल। जैकोबिन दल। ठीक है, तो जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? 1700। ठीक है, 1799 ईस्वी में। कहा हुआ था? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है। टीपू सुल्तान की कहावत है कि 100 दिन चूहे की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। ठीक है, इसीलिए टीपू सुल्तान को मैसूर ए शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर ए शेर कहा जाता है। आगे बताना है, टीपू सुल्तान जो झंडा लगाया था, झंडा पर किसका चित्र था? टीपू सुल्तान के झंडा पर किसका चित्र था? झंडा पर किसका चित्र था? शेर का था। शेर का चित्र था। अब दोस्तों पढ़ते हैं, आगे जानेंगे कि मैसूर का युद्ध कौन सा कब हुआ था। ठीक है, जी सर। बताना है प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ?